हमारे चाचा जी अपनी लड़की के लिए वर्क खोज रहे थे। लड़की कॉलेज में पढ़ाती थी, अपने विषय में शोध भी कर रही थी। जाहिर है लड़की को पढ़ा लिखा कर चाचा जी किसी डोर डंगर के साथ तो नहीं बांध सकते। वर ऐसा हो जिसका दिमागी स्तर लड़की से मेल तो खाए। हर रोज अखबार पलटते, लाल पेन से निशान लगाते, बातचीत होती, नतीजा फिर भी शून्य। वकीलों के रिश्ते आज ज्यादा थे। अखबार में चाचा जी ने कहा, वकील भी अच्छे होते हैं। चाचा जी, नहीं बेटा, हमारे साथ वह फिट नहीं हो सकते। क्यों? चाचा जी अच्छा खासा कमाते हैं। कमाई का तो मैंने उल्लेख ही नहीं किया। जरूर कमाते होंगे और हमसे कहीं ज्यादा समझदार भी होंगे। सवाल यह है कि हमें भी उतना ही चुस्त चालाक होना चाहिए। न हम जैसों को तो एक अदना सा वकील बेचकर खा जाए। ऐसा है कि एक वकील का पेशा साफ सुथरा नहीं हो सकता, न उसका अपना कोई जमीर हो सकता। या नहीं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। उसकी सारी की सारी निष्ठा इतनी लाचार होती है कि जिसका खाता है उसके साथ भी नहीं होती। एक विषधर नाग पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इस काले कोट पर नहीं। नहीं भाई, मुझे अपने घर में एक वकील तो कभी नहीं चाहिए। चाचा जी के शब्द कहीं भी गलत नहीं थे, वो सच कह रहे थे। इस पेशे में सच झूठ का तो कोई अर्थ है ही नहीं। सच कहा, वह तो बेचारा कहीं दम तोड़ चुका नजर आता है। एक नोबेल प्रोफेशन माना जाने वाला पेशा भी आज के युग में नोबेल नहीं रह गया। तो इस पेशे तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दोपहर को हम धूप सेक रहे थे, तभी पुराने कपड़ों में बदले नए बर्तन देने वाली चली आई। उम्र दराज दौरत है, साल में 2-3 बार ही आती है। कह सकती हूँ अपनी सी गलती है। बर्तन देखते देखते मैंने हालचाल पूछा। पिछली बार मैंने 2 जरी की साड़ियाँ उससे दी है। उसकी बेटी की शादी जो थी, शादी अच्छे से हो गई ना रमिया? लड़की खुश है ना अपने घर में? जी बीबी जी खुश है। कृपया है आप लोगों की साड़ियाँ उसे पसंद आई थी कि नहीं? फीकी सी हंसी हंस गर्दन हिला दी। उसने साड़ियाँ तो थानेदार से निकाल ली थी। बीबी जी, आदमी को अफीम का इल्जाम लगाकर पकड़ लिया था। छुड़ाने गई तो टोकरा खुलवाकर बर्तन भी निकाल लिए और सारे कपड़े भी पुलिस वालों ने आपस में बांट लिए। तब हमारा बड़ा नुकसान हो गया था। चलो हो गया किसी तरह लड़की का ब्याह। यह सब तो हम गरीबों के साथ होता ही रहता है। उसकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई थी। लोगों की उतरन क्या पुलिस वालों ने आपस में बांट ली? इतने गए गुजरे होते हैं क्या ये पुलिस वाले? सहसा मेरे मन में कुछ कौधा। कुछ दिन पहले मेरी एक मित्र के घर कोई उत्सव था और उसके घर हूबहू मेरी वही जरी की साड़ी पहने एक महिला आई थी। मित्र ने मुझे उससे मिलाया भी था। उसने बताया था कि उसके पति पुलिस में हैं। तो क्या वह मेरी साड़ी थी? कितनी ढसक थी उस औरत में! क्या वह जानती होगी कि उसने जिसकी उतरन पहन रखी है उसी के सामने ही वह इतरा रही है? कौन से थाने में गई थी तू अपने आदमी को छुड़ाने? बीबी जी, यही जो रेलवे फाटक के पीछे पड़ता है। वहां तो आए दिन किसी ना किसी को पकड़ लेकर जाते हैं। जहान के कुत्ते भरे पड़े हैं। उस थाने में कपड़ा बर्तन ना निकले तो बेटियां चबाने को रोक देते हैं। माँ पसंद आ जाए तो माँ, बेटी पसंद आ जाए तो बेटी, कोई कुछ कहता नहीं। क्या कौन कहेगा और किसे कहेगा? उससे ऊपर वाला उससे बड़ा चोर होगा। कहाँ जाए हम? बस उस मालिक का ही भरोसा है, वही न्याय करेगा। इंसान से तो कोई उम्मीद है नहीं।
आसमान की तरफ देखा। रम्या ने तो मन अजीब सा होने लगा। मेरा, क्या कोई इतना भी नीचे गिर सकता है? थाली की रोटी तोड़ने से पहले इंसान यह तो देखता ही है कि थाली साफ सुथरी है कि नहीं। लाख भूखा हो कोई, पर नाली की गंदगी तो उठाकर नहीं खाई जा सकती। रमिया से ऐसा कहा तो उसकी आंखें भर आई। पेट की भूख और तन की भूख मैली उजली थाली नहीं देखती। बीबी जी हम लोगों की हाय, इन्हें दिन रात लगती है। अब देखना है कि उन्हें अपने किए की सजा कब मिलती है। उस थानेदरानी के प्रति एक जिज्ञासा भाव मेरे मन में जाग उठा। एक दिन मैं अपनी उसी मित्र से मिलने आई। बातों बातों में किसी बहाने उसका जिक्र छेड़ दिया। उसकी साड़ी बड़ी सुंदर थी। मेरी माँ के पास भी ऐसी ही जरी की साड़ी थी। पीछे से उसे देखकर लग रहा था कि मेरी माँ ही खड़ी है। कैसे लोग हैं इस इलाके में, नए नए आए हैं। वे कोई नई किट्टी शुरू कर रही थी और कह रही थी कि मैं बर बनना चाहे तो तुम कैसे जानती हो। उन्हें उनका बेटा मेरी राजू की क्लास में है। ज़्यादा जान पहचान नहीं करना चाहती हूँ मैं। इन पुलिस वालों के मुंह कौन लगे। अब राजू ने बुला लिया तो मैं क्या कहती। तुम किट्टी के चक्कर में उसे मत डालना। ऐसा न हो कि उसकी किट्टी निकल आए और बाकी की सारी तुम्हें भरनी पड़े। उसकी हवा अच्छी नहीं है। शरीफ आदमी नहीं है वे लोग। औरत आदमी से भी 2 कदम आगे है। मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता पर इज्जत कोई नहीं करता। अपनी मित्र की बड़बड़ाना मैं देर तक सुनती रही। अपने राजू की उनके बेटे के साथ दोस्ती से वे परेशान थी। कापी किताब लेने अक्सर उसका लड़का आता रहता है। एक दिन राजू ने मना किया तो कहने लगा कि शराफत से दे दो, नहीं तो पाप से कहकर अंदर करवा दूंगा। क्या सच में ऐसा? मेरी हैरानी का एक और कारण था। इन पुलिस वालों की न दोस्ती न दुश्मनी। मैं तो परेशान हूँ उसके लड़के से। अपनी कुर्सी का ऐसा नाजायज फायदा समझ में नहीं आता कि राजू को कैसे समझाऊं। बच्चा है, कहीं कह देगा कि मेरी माँ ने मना किया है। तो एक बेईमान इंसान अपने आसपास कितने लोगों को प्रभावित करता है, यह मुझे शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था। एक चरित्रहीन इंसान अपनी वजह से क्या क्या बटोर रहा है, बदनामी और गंदगी भी। क्या डर नहीं लगता है आने वाले कल से? सबसे ज्यादा बेकार तो वह अपने ही लिए संजो रहा है। कहाँ कहाँ क्या क्या होगा जब यही सब प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़ा होगा। तब उत्तर कहाँ से लाएगा? सच है, अपने दंभ में मनुष्य क्या क्या कर जाता है पता तो तब चलता है जब कोई उत्तर ही नहीं सूझता। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती और जब पड़ती है तब सूद समेत सब वापस भी कर देती है। कहने को तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्यता का ही कहाँ कहाँ रक्त बह रहा है, हमें समझ में ही नहीं आता। अगर दिखाई दे भी जाए तो उससे आंखें फेर लेती हैं। बुराई को पचा जाने की कितनी अच्छी तरह सीख मिल चुकी है हमें। गरीब बर्तन वाली की पीड़ा उस जैसी और पर गिरती। थानेदार की गाज ने कई दिन सोने नहीं दिया। मुझे क्या, हम पढ़े लिखे लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारी मानसिकता इतनी नपुंसक है कि किसी का दुख, किसी का पीड़ा हमें जरा सा भी नहीं रुलाती? अगर उच्च नीच का भेद मिटा दे तो एक मानवीय भाव तो जागना ही चाहिए हमारे मन में। अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने गर्दन हिला दी। समाज इतना गंदा हो चुका है कि अपनी चादर को ही बचा पाना आज आसान नहीं रहा। दिन निकलता है तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि रात सही सलामत आएगी कि नहीं।
फूंक फूंक कर पैर रखो तो भी कीचड़ की छींटों में बचाव नहीं हो पाता। क्या करें हम, अपना मान सम्मान ही बचाना भारी पड़ता है और किसी को कोई कैसे बचाए। मेरे पति जिस विभाग में कार्यरत हैं, वहाँ हर पल पैसों का ही लेन देन होता है। पैसा लेना और पैसा देना ही उनका काम है। एक ऐसा इंसान जिसे दिन रात रुपए में ही जीना है, वही रुपए कब गले में फांसी का फंदा बनकर सूली पर लटका दे, पता ही नहीं चलता। कार्यालय में आने वाला चोर है या साधु, समझ ही नहीं पाते। कैसे कोई काम कर पाए और कैसे कोई अपनी चादर दागदार होने से बचाए। आज ईमानदारी और बेईमानी का अर्थ बदल चुका है। आप लाख चोरी करें, जी भरकर अपना और अपने सामने वालों का चरित्र हनन करें, बस इतना ख्याल रखिए कि कोई सबूत ना छोड़े, पकड़े न जाए। यहीं पर आपकी महानता और समझदारी प्रमाणित होती है। कच्चे चोर मत बनिए, जो पकड़ा गया वही बेईमान, जो कभी पकड़ा ही न जाए वह तो ही ईमानदार। उस पर कैसा दोष। इसी कुलबुलाहट में कितने दिन बीत गए। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करन गे सो भरन गे तू क्यों भय उदास की तर्ज पर अपने मन को समझाने का मैं प्रयास करती रहूं। बुराई का अंत कब होगा, कौन करेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था मुझे। एक शाम मुझे जम्मू से फोन आया, आपके शहर में कर्फ्यू लग रहा है। क्या हुआ, आप ठीक है ना। मेरी बहन का फोन था। नहीं तो मुझे तो नहीं पता, टीवी पर तो खबर आ रही है। बहन बोली, आप देखिए ना। मैंने झट से टीवी खोला। शहर का एक कोना वास्तव में जल रहा था। वाहन और सरकारी इमारतें धूं धूं करके जल रही थी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, रेलों की आवाज ही ठप थी। एक विशेष वर्ग पर ही सारा आरोप आ रहा था। शहर के बाहर से आया मजदूर तबका ही मार काट और आगजनी कर रहा था। एसएसपी सहित 12-15 पुलिसकर्मी भी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंच चुके थे। मजदूरों के एक संगठन में पुलिस पर हमला कर दिया था। मैंने झट से पति को फोन किया। पता चला उस तरफ भी बहुत तनाव है। अपना कार्यालय बंद करके वही लोग बैठे हैं। कब हालात शांत होंगे, कब वे घर पाएंगे, पता नहीं। बच्चों के स्कूल फ़ोन किया, पता चला वे भी डीसी के ऑर्डर पर अभी छुट्टी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सड़कों पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दम घुटने लगा मेरा। क्या सभी दुबके रहेंगे अपने अपने डेरों में। पुलिस खुद मार खा रही है, वह बचेगी क्या। अपनी सहेली को फ़ोन किया, कुछ तो रास्ता निकले। उसका बेटा राजू भी अभी स्कूल में ही है। क्या क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कहाँ रहती हो तुम। मैंने तो राजू को स्कूल जाने ही नहीं दिया था। क्यों, तुम्हें कैसा पता था कि आज कर्फ्यू लगने वाला है। उस थानेदार की खबर नहीं सुनी क्या तुमने। सुबह उसकी पत्नी और बेटे का अधघटा शव पटरी पर से मिला है। थानेदार के भी दोनों हाथ काट दिए गए हैं। भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया है। काटो तो खून नहीं रहा मुझ में। यह क्या सुन रही है मेरी मित्र। वह बहुत कुछ और भी कहती सुनती रही। सब जैसे मेरे कानों से टकरा टकरा कर लौट गया। जो सुना उसे तो आज नहीं कल होना ही था। सच कहा है किसी ने, अपनी लड़ाई सदा खुद ही लड़नी पड़ती है। रम्या की सारी बातें याद आने लगी मुझे। हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम जैसा एक सफ़ेद पोश आदमी जो अपनी ही पगड़ी बड़ी मुश्किल से बचा पाता है, किसी की इज्जत कैसे बचा सकता है। यह पुलिस और मजदूर वर्ग की लड़ाई सामान्य लड़ाई कहाँ है। यह तो मान सम्मान की लड़ाई है। सबको फैलाती आग दिखाई दे रही है, पर किसी को वह आग क्यों नहीं दिखती जिसने मैं न जाने कितने के घर
का मान सम्मान जला दिया। थानेदरानी और उसके बच्चे का अधकटा साव तो अखबार के पन्नों पर भी आ जाएगा। उनका क्या, जिनकी पीड़ा अनसुनी रह गई। क्या करते गरीब लोग। तरीक गलत, सही सही तरीका है। कहा, कानून हाथ में लिया कानून है। कहाँ सुलगती आग एक ना एक दिन तो ज्वाला बनकर जलती है। सुबह तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। घर के दरवाजे बंद रखना। सुना है वे घरों में घुसकर सबको मारने वाले हैं। अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। फोन रख दिया मैंने। अपना बचाव खुद करने के लिए सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद कर ली मैंने, लेकिन मन की गहराई में कहीं विचित्र सी मुक्त का भाव जगा। सच कहा है उसने, अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है। अपनी लड़ाई हमेशा खुद ही लड़नी पड़ती है।